हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम कंप्लीट करेंगे द अमांडा पोएम, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम अगेन अबाउट फ्रीडम ऑफ अ यंग गर्ल एंड हर ड्रीम्स एंड फैंसीज ऑफ फ्रीडम। द मेजर थीम ऑफ दिस पोएम इज कंट्रोल and freedom. So control, who is doing control and on whom? Said that the girl is Amanda. Amanda is a teenage girl and she is full time controlled by the speaker, can be said her mother. So we will see all this in this पोएम। स्टूडेंट, आप इस पोएम में देखेंगे टोटल हमको मिलेंगे 7 स्टेंजा हैं, जिसमें से स्टेंजा नंबर 2, 4 एंड 6 आर द इमेजिनेशन ऑफ अमांडा, व्हाट शी वांट टू बी, वेयर शी वांट टू गो, एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेंजा आर द स्टेंजा वेयर उसकी जो मदर है, स्पीकर है, उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। दिस पोएम इज अबाउट बाय रॉबिन क्लेन। रॉबिन क्लेन एक फीमेल ऑस्ट्रेलियन ऑथर है, स्पेशली चिल्ड्रन के लिए लिखती हैं, ग्रैमी अवार्ड विनर हैं। ओके, द नेम ऑफ द पोएटिस या आपकी जो इस पोएम की जो पोएट है दैट इज रॉबिन क्लेन स्टूडेंट। और ये जो है ऑस्ट्रेलियन ऑथर है, 1936 इनका लाइफ स्पैन है। शी इज़ अलाइव नाउ। ओके, एज इज़ 87 ईयर। सो स्टार्ट करते हैं इस पोएम के स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन एंड बिफोर यू रीड ऑल्सो। स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। अगेन द की इज़ द टेक्स्ट ऑफ द बुक। व्हाट इज़ द की? जो भी आपके चैप्टर्स आने हैं उसकी आप सोचें हम समरी पढ़ लें या MCQs पढ़ लें, टेक्स्ट पढ़ने के बाद ही वो सब कुछ आता है। ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं बुक का जो टेक्स्ट है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, ये पहले करना है, उसके बाद आपको जितने भी सोर्स से पढ़ाई करनी है पढ़ लीजिए। पहले आप बुक का टेक्स्ट पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड समझेंगे उस चीज़ को, दैट इज़ मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। एवरी चाइल्ड फील्स दैट she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Curtailed मतलब जिसमें पर्दा डाला गया है, आपकी स्वतंत्रता को रोका गया है। राइट डाउन ऑफ द सम थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स। ओके, तो आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसा परमिशन नहीं दिया। ऐसे कई बार कुछ ऐसा कुछ है जो आपको को भी करना होगा। एक्चुअली ये जो बिफोर यू रीड लिखा है, अब देखिए यहाँ पर जो और बिफोर यू रीड लिखने वाले का सीधा सीधा यही कॉन्सेप्ट है कि अब जो NCERT ने बताया है बच्चों को बाहर के माहौल से जोड़ना है। तो ये चीज़ जो पोयम है हम समझेंगे कि अमांडा के साथ हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, अच्छा सोचिए क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? द सेम क्वेश्चन आपको भी जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्लासरूम में पूछना है। ओके, दिस इज़ द पैटर्न ऑफ द टीचिंग। तो यही पूछ रहे हैं कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ, कभी आपके पेरेंट्स ने आपको रोका है, आप कुछ करना चाहते हो, और राइट डाउन ऑफ द थिंग्स, आप वो बातें बताइए। ठीक है, तो पोयम को पढ़ेंगे अलाउड एंड उसका मीनिंग समझेंगे। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा। Stanza number 1. Don't bite your nail, Amanda. Don't hunch your shoulder, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Okay, so stanza number 1 है। This is ऐसा इस पोएम में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये इसकी मदर बोल रही है, पर अज्यूम मदर को ही किया जाता है। जो स्पीकर है, जो उसको फुल टाइम कंट्रोल कर रहे हैं, वो मदर ही माने जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेंजा में देखिए हम इसकी पोएटिक डिवाइस भी देखेंगे स्टूडेंट, और साथ में राइमिंग स्कीम और इम्पोर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग। सो डोंट बाइट योर नेल्स, अमांड, कंट्रोल करते हुए अपने नेल्स क्यों चबा रहे हो। डोंट हंच योर शोल्डर। हंच मीन्स होता है शोल्डर्स के साथ जो आपका जो बैक होता है, पीठ होती है। बच्चे ऐसे पीठ निकाल के बैठ जाते हैं, कुबड़ सा झुक कर बैठते हैं ना, इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में नहीं बैठते हैं। तो ये वही कह रहे हैं, हंच मीन्स होता है हम्प, एक ऊपर उठा हुआ जो पीठ उठा के बैठ जाते हैं। तो इस तरह से अपने शोल्डर्स को नहीं करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग मीन्स होता है बेंट, ओके, झुक कर बैठना, बेंट होकर बैठना। ओके, एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो, स्ट्रेट होकर बैठो, ऐसा बोल रहे हैं उसको अमांडा। सो ऑल दिस थिंग सेड बाय स्पीकर, स्टैंजा नंबर 1। नाउ अब कुछ आपके जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, स्टैंजा नंबर 2 और आगे चल के 4 एंड 6 जो है आपका पैरेंथेसिस में, ये देखिए ब्रैकेट्स लगे ना, पैरेंथेसिस। तो ये क्यों है पैरेंथेसिस में? क्योंकि ये है इमेजिनेशन ऑफ अमांडा। इतना ज़्यादा उसको नेग्ड किया जा रहा है, नेग्ड मतलब टोका टाकी हो रही है उसके साथ, तो वो एकदम से उस सब से भागने के लिए, उस सिचुएशन से अपने आप को फ्री करने के लिए एक अपने इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाती है, ड्रीम्स की दुनिया में खो जाती है।
तो बताते हैं फिर जो उसका ड्रीम है, जो इमेजिनेशन है वो यही है, जो डे ड्रीम कह सकते हैं हम लोग, सोता हुआ ड्रीम नहीं है ये। ओके, देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। so कहती है वो सोचते हुए इमेजिनेशन में, लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स फुल रिलैक्स पीसफुल, एक सी है। ओके, पीसफुल सी है, और कैसा है वो, एमराल्ड। एमराल्ड क्या होता है, एक जो रत्न होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो पत्थर आते हैं अंगूठी में जड़ के पहना जाता है, रत्न कहते हैं जिनको, उसी तरह का ये एक ब्राइट ग्रीन प्रीशियस स्टोन होता है एमराल्ड। अब ग्रीन प्रीशियस जो स्टोन है ग्रीन वाला, वैसा जो है सी दिख रहा है। ओके, इसीलिए उसको एमराल्ड सी बोला गया है, ग्रीन। ओके, सो देर इज़ एक पीसफुल एमराल्ड सी होगा जहाँ पर ये जाना चाहती है, अपने आप को इमेजिन कर रही है, जहाँ पर, वेयर, जहाँ, द सोल, सोल मतलब ये सोल जो वर्ड है मतलब ओनली वन, सॉलिट्यूड से ये वर्ड लिया गया है सोल। तो जो केवल जहाँ एक ही इनहेबिटेंट होगा, इनहेबिटेंट मतलब निवासी, एक ऐसी जगह शांत समुद्र है, एमराल्ड ग्रीन कलर का सी है, जहाँ पर एक लौती मैं ही होंगी इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट मतलब होता है निवासी, और वो कौन है, मरमेड। मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ये अपने आप को मरमेड बोल रही हैं। ठीक है, मरमेड क्या होता है, जल परी, जल परी जो समुद्र में रहती है अकेले और आराम से। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है फ्लो, फ्लो यानी कि स्विम कर रही है, बह रही है, ब्लिसफुली, ब्लिस का मतलब होता है हाईली हैप्पी, हैप्पी से और जो ऊपर की स्टेप होती है हैप्पी होने की, उसमें फिर हम लोग ब्लिस वर्ड यूज़ करते हैं, तो हाईली हैप्पी। तो ये उसका इमेजिनेशन है कि इन 3 चीज़ें वो इमेजिन करती है पूरी पोयम में। तो फर्स्ट वन, शी इज़ इमेजिन हर सेल्फ एज अ मरमेड, कि मैं तो एक मरमेड होती, एक अच्छे से समुद्र में शांत जगह अकेली रहती, बहुत बढ़िया से ड्रिफ्ट करती, फ्लो करती, खुशी खुशी रहती। ये उसका इमेजिनेशन हो गया। नाउ अगेन इन स्टेंजा नंबर 3, स्टूडेंट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया। डिड यू टाइडी योर रूम, टाइडी मीन्स होता है टू क्लीन, नीट करना, तो क्या तुमने अपने रूम को क्लीन किया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा, तो क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया। अगेन उसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, उसको टोका जा रहा है, पूछ रहे हैं बार बार कि तुमने रूम सही किया, अपना रूम साफ़ किया, अपना होमवर्क किया अमांडा। टाइडी मीन्स होता है नीट करना, क्लीन करना। आई थॉट मुझे लगता है, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, और मैंने तुमको शूज़ के लिए भी बोला था साफ़ कर देना अमांडा अपने। तो ऑल दिस थिंग इन कम्स इन थर्ड स्टेंजा। आफ्टर दिस again in stanza number 4, she is again imagination starting, so I am an orphan। देखिए द सिचुएशन, एक बच्चे के ऊपर इतना कंट्रोल है, जो भी उसको टोक रहे हैं मदर है या फादर हैं, इतना कंट्रोल है कि वो अपने आप को ऑर्फन मानने लगे। ऑर्फन जो अनाथ होते हैं ना, तो ऑर्फन, आई एम एन ऑर्फन, मैं तो एक ऑर्फन हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जैसे गली में बच्चे घूमते रहते हैं, रोमिंग मतलब होता है विदाउट पर्पस घूमते रहना, दैट इज़ इन द स्ट्रीट, गलियों में घूम रही हूँ मैं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ड बेयर फीट, नंगे पैर जो मैं गलियों में घूम रही हूँ, बेयर फीट मतलब नंगे पैर, हर्स्ड मतलब साइलेंटली, नंगे पैर हैं तो पैरों से आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है, और उन नंगे पैरों से प्यारे प्यारे से पैटर्न बना रही हैं डस्ट पे, धूल से जो गलियों में घूम रही हैं, तो साइलेंटली उन पैरों से इनके पैटर्न बन रहे हैं डस्ट पे। ओके, द साइलेंस इज़ गोल्डन, और वो जो हर्स्ट है ना, जो साइलेंट है, आराम से पता नहीं चल रहा है किसी को, द साइलेंट इज़ गोल्डन, और वो जो फ्रीडम है कि आराम से गलियों में घूम रही हैं, वो दैट इज़ फ्रीडम इज़ स्वीट। द साइलेंट इज़ गोल्डन एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट। तो सेकेंड इमेजिनेशन जो है, जो अमांडा सोच रही है कि वो ऐसी होती, ठीक है, दैट इज़ एन ऑर्फन, और क्या कर रही होती, रोमिंग द स्ट्रीट, पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हास्ट वेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अगेन क्वेश्चन कैसे आएंगे कि एज एन ऑर्फन वो क्या क्या अपना सोचती हैं, तो रोमिंग द स्ट्रीट एंड मेक पैटर्न ऑन सॉफ्ट डस्ट विथ हर्स्ट बेयर फीट, ऐसा, और कुछ नहीं है ऐसा भी। इसमें थर्ड पॉइंट अलग से लिख देंगे। नाउ अगेन कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 5,
हाँ 5, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अगेन उसको टोका जा रहा है चॉकलेट खाने के लिए कि तुम वो चॉकलेट मत खाना, रिमेंबर योर एक्ने, देखो तुम्हारे जो पिंपल्स हो गए तुमको तो पता ही है, तो आपको चॉकलेट नहीं खाना है तुमको। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी ओर देखोगी? बिकॉज अमांडा जो है स्पीकर को, अपनी मदर को इग्नोर कर रही है ना, इतना ज़्यादा टोक रहे हैं तो कोई ध्यान नहीं देता है, बच्चे कैसे हो जाते हैं हम भी जानते हैं। और तो कहती है उसकी मदर, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुम्हारी तरफ बोल रही हूँ, देख रही हूँ, तो क्या तुम चुप हो जाओगी, मुझे मेरी तरफ देखोगी भी कि नहीं देखोगी, ऐसे उसको टोकती हैं। अगेन अगेन इन स्टैंजा नंबर 6, शी इज़ ड्रीमिंग, वो सोच रही है, इमेजिनेशन करने लगती है अमांडा खुद को एज अ रैपुंजल। रैपुंजल स्टोरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वो स्टोरी है एक तरह की जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज फेमस है पहले जब टाइम की, वही है। उसमें क्या होता है कि एक रैपुंजल एक लड़की होती है, वो एक टावर पे अकेले, सुनसान टावर से एक बिल्डिंग होती है उस पर रहती है, ओके, ऊपर मंजिल पे अलग, और उधर पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, उसको एक जादूगरनी ने वहाँ बंद कर दिया था। और वो कैसे अपना जो उसका जो पार्टनर होता है, उसका जो लवर होता है, उसको वो कैसे मिलने बुलाती है या मिलती थी, जो उसके जो हेयर थे ना वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग थे, तो अपने खिड़की से लॉन्ग हेयर अपने नीचे रख देती थी, उसको से खींच कर वो जो है उससे मिलने आता था। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रैपुंजल। हियर वो अकेले टावर में अपने आप को इमेजिन कर रही है अमांडा एज अ रैपुंजल, सोच रही है कि आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई केयर नहीं है, क्योंकि अकेले रहते हैं, किस बात की केयर, अकेले रहना है, कोई मतलब नहीं, कोई टोक रहा आ रहा जा रहा ऐसा कुछ नहीं। एंड लाइफ इन अ टावर इज ट्रिंकल एंड रेयर, वो जो टावर है जो एक सुनसान सी बिल्डिंग सी बनी है जहाँ पे केवल अकेली रैपुंजल रहती है, तो ऐसे बोलती है कि वो जो लाइफ है ना उस टावर में जिस तरह से मैं रहूँगी, इस ट्रिंकल, ट्रिंकल मतलब वेरी वेरी पीसफुल, बहुत ही शांति और बहुत ही रेयर लाइफ है, हर किसी की नहीं होती है ऐसे टावर में सुकून भरी लाइफ जीना, तो अपने आप को वो रैपुंजल कहती हैं। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, जैसे कि रैपुंजल क्या करती थी, अपने हेयर्स को नीचे गिराती थी, और जिसको आना उनसे मिलने आ सकते थे उससे खींच कर, जैसे रस्सी से चढ़कर आ जाते हैं, पर ये यहाँ कहती है बिल्कुल डेफिनेटली मैं अपने ब्राइट हेयर्स को लेट डाउन नहीं करने वाली, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे सुकून से रहना, तो मैं तो अपने हेयर्स नहीं गिराने वाली कि कोई मुझसे मिलने आ सके। ओके, तो क्या क्या ये बन गई, फर्स्ट उन्होंने अपने आप को एज अ मरमेड देखा, देन अपने आप को एज एन ऑर्फिन, और फिर अगेन रैपुंजल। ओके, रैपुंजल स्टोरी सीबीएसई बोर्ड में 10th में बहुत आती है, जब आप बच्चों को टीच करेंगे तो बताइएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। स्टॉप दैट सकिंग एट वंस, अब ये सकिंग करना बंद करो, अगेन स्पीकर उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सो सकिंग मीन्स होता है साइलेंट, चुपचाप मुंह बना के बैठ जाना, सकिंग एट वंस। अमांडा यू आर ऑलवेज सो मूडी, कितनी मूडी हो, कभी एकदम खुश हो जाते हो, कभी चुपचाप बैठ जाते हो। एनीवन वुड थिंक, हर कोई क्या सोचेगा, आई नेग्ड यू, कि मैं तुमको नेग्ड करती हूँ, टू कंटिन्यूसली कंप्लेन टू समबडी अबाउट हिज और हर बिहेवियर। नेग्ड मीन्स होता है कंटिन्यूसली कंप्लेन करना किसी के व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, और यहाँ जो स्पीकर है लगातार अमांडा का जो बिहेवियर उस पर लगातार कंटिन्यूसली कंप्लेन ही तो कर रहे हैं, ये नहीं करो वो नहीं करो, उसको टोके जा रहे हैं। सो दिस इज की कहते हैं दे स्पीकर की, अरे कोई सोचेगा कि मैं जो है आप तुमको नेग्ड कर रही हूँ, ऐसे टोक रही हूँ। तो दिस इज द पोएम अमांडा, वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोएम बाय रॉबिन क्लिन। ओके, रॉबिन क्लिन, एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर। नाउ वी विल सी द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। सो राइमिंग स्कीम मैंने कई पोएम में कैच करना सिखाई है, यहाँ भी हम देख लेते हैं। वी हैव टू अंडरलाइन द लास्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन इन स्टेंजा, तो वी विल गिव इट अ लेटर, जैसे कि अमांडा के लिए ए हो जाएगा, देन अमांडा राइमिंग कर रहे हैं दोनों, ए एंड स्ट्रेट को बी मिल जाएगा, एंड इसको फिर ए बी ए। तो ये जो राइमिंग स्कीम है जब हम इस तरह से पता लगाते हैं, लेकिन लिखते हम इसको इस तरह से हैं, जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ ए बी और ए। ओके, एंड उसके बाद इसकी जो राइमिंग स्कीम है यहाँ देखेंगे हम लोग, सी मी और ब्लिसफुली। ठीक है, तो ये तीनों ही सी हो जाएगा इसका। देखिए ये जो है सी मी एंड ब्लिसफुली, क्योंकि यहाँ ए हो चुका है, बी हो चुका है अगेन, तो ए हो चुका है, तो उसके बाद अगर जब नेक्स्ट डिफरेंट वर्ड है तो हम उसको नेक्स्ट लेटर दे देंगे, दैट इज सी। तो सी मी एंड ब्लिसफुली में भी ई का साउंड आ रहा है, तो इन तीनों को सी मिल जाएगा। तो फाइनली जो राइमिंग स्कीम है इस पोएम की वो है ए बी ए एंड देन
C and C. This is the rhyming scheme of this poem Amanda. Now हम अब इस पोएम की पोएटिक डिवाइस देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी पोएटिक डिवाइस है। एक बार यहाँ देख लेंगे, कहीं भी आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पोएम में भी हमको मिल जाएंगी। सो फर्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है, देखिए एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार, ठीक है, इंग्लिश में भी होते हैं वो। तो डोंट जब कोई व्हेन इन अ स्टेंजा टू और मोर लाइन स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड, एक ही स्टेंजा में टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा लाइन एक सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, जो कि यहाँ है डोंट, तो उसको हम कहते हैं एनाफोरा। वेरी इजी है, इसमें कोई टफ नहीं है, नाम बस हमें याद रखना है एनाफोरा। अगेन यहाँ देखिए डिड यू, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा दैट इज सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म में जब कोई चीज़ को किसी चीज़ के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि जो डे ड्रीम्स हैं, इन दिस होल पोएम की बात कर रही हूँ मैं, स्टेंजा वाइज नहीं बता रही हूँ। इस पूरे जो जो थ्री वो डे ड्रीम्स देखती है, टू बिकम मरमेड, टू बिकम एन ऑर्फन एंड देन रापुंजल। तो ये डे ड्रीमिंग जो है डिज़ायर, उसका जो सिम्बोलिज्म क्या है, क्या वो सच में मरमेड, ऑर्फन और रैपुंजल बनना चाहती है? एक्चुअली द सिम्बोलिज्म ऑफ फॉर दैट इज डिज़ायर फॉर फ्रीडम, उसको फ्रीडम का डिज़ायर है। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा नंबर 3 इज रेपिटेशन। रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच में होता क्या है, कोई वर्ड पूरी ही पोएम में रिपीट हो रहा है, नॉट इन एनी लाइन, नॉट इन एनी स्टेंजा, फुल पोएम में कोई वर्ड रिपीट होता है टू गिव एम्फेसाइज। पोइट उस वर्ड को रिपीट करते हैं कुछ महत्व बताने के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट बात के लिए। अब ध्यान रख लें, जब मैं बच्चों को पढ़ाती तो बच्चे कहते हैं मैडम एंड, ऑफ, द, फॉर, फ्रॉम, ये सब रिपीट हो रहे हैं, तो नहीं, ये नहीं आते हैं रिपीटेशन में। जो पोइट ने एक्स्ट्रा वर्ड कुछ ऐसा यूज़ किया है पोएम में कुछ इफेक्ट देने के लिए, उसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए, जैसे कि इस पूरी पोएम में अमांडा वर्ड रिपीट हुआ है, ओके, डोंट रिपीट हुआ है क्योंकि उसको बार बार मना किया जा रहा है, और पोएम है ही इसी बारे में कि कंट्रोल किया जा रहा था। तो डोंट आपका रेपिटेशन में आएगा, अमांडा, डिड, ओके, एंड स्टॉप, ये जो वर्ड है हमारे आ जाएंगे इन रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। बिल्कुल आप लोग अपना माइंड प्रिपेयर करिए, जल्दी ही ज्वाइनिंग मिलने वाली है, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा सभी का। और पॉजिटिव सोचिए, ये नहीं कि होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल एक ही बात सोचने की होगा, दैट्स इट, हम हैं तो होगा। अल्यूज़न फिगर ऑफ स्पीच नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो अल्यूज़न में स्टूडेंट क्या होता है, नंबर 4 हमारा फिगर ऑफ स्पीच है कि कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर का रिफरेंस दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है किसी फेमस, किसी एपिक है, कोई ग्रंथ है, कोई बुक है, उसके कैरेक्टर का, तो यहाँ पर जो मरमेड है और जो रैपुंजल है वो एग्जाम्पल इसी में ही आ जाते हैं, ठीक है। मरमेड, जल परी, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस लिखा हुआ है बुक्स में कि जल परी करके हुआ करता था, ऐसे रियल में तो नहीं देखा गया, दैट इज़ एल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच। एंड रैपुंजल जो एक कहानी है बहुत पहले की, तो ये एल्यूज़न फिगर ऑफ स्पीच में आ जाएगा। नेक्स्ट है आज का हमारा बहुत ही फेमस और सबसे इजी फिगर ऑफ स्पीच, वो हो जाता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, जब एक लाइन में किसी स्टेंजा की एक लाइन में दो या दो से ज़्यादा शब्द एक ही अक्षर से शुरू होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। व्हेन इन अ लाइन टू और मोर वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम लेटर, दैट इज़ एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, उसके लिए हमको अपना जो पेन पेंसिल से आप जब ये बुक लेके पढ़ेंगे तो ऐसे छोटा सा उस पर अंडरलाइन कर लेना है, स्टॉप में एस, क्लाउचिंग एस एंड सिट एस, दिस इज एलिट्रेशन, स्ट्रेट ऑल्सो, तो एलिट्रेशन हो जाएगा। एंड देन ये देखिए साइलेंस एंड स्वीट, ओके। एंड उसके बाद स्टॉप सकिंग में भी हमारा ये है एलिट्रेशन, और मैनी एलिट्रेशन, जैसे आप खुद से भी आपको कई मिल जाएंगे, तो वो होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जितने बता दूँ सिर्फ वही हैं और बाकी अगर दिखते हैं तो आप सोचो नहीं ये ना होंगे, बिल्कुल होंगे, वो क्यों नहीं होंगे ऐसे, तो एलिट्रेशन हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज मेटाफर। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच वी विल सी।
मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, टू और मोर वर्ड्स जो कि एक से नहीं है, दो या दो चीज़ें जो अनलाइक हैं उनका कंपेयर होता है, बस कंपेयर होता है। अब एक और होता है सिमिली। सिमिली में कंपैरिजन होता है दो अनलाइक चीज़ों का और एज और लाइक का यूज़ करके। लेकिन मेटाफर में दो अनलाइक चीज़ों का जो कंपेयर होता है उसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं होता है। अब मेटाफर है कहाँ, तो देखिए साइलेंस इज़ गोल्डन। साइलेंस को गोल्डन से कंपेयर किया गया है कि साइलेंस इतनी ज़्यादा प्रीशियस जैसे कि गोल्ड प्रीशियस होता है। सो साइलेंस इज़ गोल्डन। ऐसा भी लिख सकते थे ना, साइलेंस इज़ लाइक गोल्डन, तो वो सिमिली हो जाता। बट यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है साइलेंस इज़ गोल्डन। साइलेंस तो गोल्डन है, गोल्ड के समान प्रीशियस है, दैट इज़ मेटाफर। एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट। फ्रीडम इतनी स्वीट है जैसे कि कोई बहुत टेस्टी फ्रूट स्वीट होता है, ऐसी फ्रीडम है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट इज हमारा एनाफोरा हो चुका है। एंड देन इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, देख लेंगे। ये देखिए हर्स्ट बेयर फीट, ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड एपिथेट जो फिगर ऑफ स्पीच होता है इसमें एक तरह से एडजेक्टिव का काम करता है। किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, जैसे कि बेयर फीट है, हर्स्ट बेयर फीट, वो कह रही है मेरे हर्स्ट बेयर फीट, ठीक है, साइलेंट, और मेरे नंगे पैर हैं, बिल्कुल साइलेंट हैं। लेकिन एक्चुअल में उसके जो ये जो क्वालिटी है शांत साइलेंट वाली, हर्स्ट होना, ये केवल उसके पैरों के लिए नहीं है, ये पूरी अमांडा के लिए है। तो इसमें जब जो भी एडजेक्टिव बताया जाता है ना, वो तीसरी ही चीज़ की क्वालिटी पे चला जाता है। हर्स्ट बेयर फीट तो हैं ओके, लेकिन एक्चुअल में थर्ड जो ट्रांसफ़र हो गया है ना एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, क्वालिटी जो हो गई है एक्चुअली वो अमांडा की क्वालिटी है, ना केवल पैरों की, जो कि वो जूता चप्पल कुछ नहीं पहने हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हमने कवर करी, जिसमें हमने देखा सिम्बोलिज्म, रेपिटेशन, एल्यूजन, एलिट्रेशन, मेटाफर, एनाफोरा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। पोएटिक डिवाइस कंप्लीट है। राइमिंग स्कीम इज ए बी सी, ए बी ए सी सी सी। तो एंड आप देख लेंगे इसमें पूरी पोयम में जो स्पीकर है जो उसको मना कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं भी नहीं लिखा है कि वो मदर है, लेकिन हाँ द स्पीकर वर्ड यूज़ होता है, लेकिन एक्चुअली इनडायरेक्टली कहीं भी हम देखेंगे तो मदर ही लिखा होता है। स्टैंजा नंबर 2, 4 एंड 6 पैरेंथेसिस में लिखे हुए हैं, जो कि अमांडा की इमेजिनेशन है, वो डे ड्रीमिंग करती है, और जो डे ड्रीमिंग होती है वो सब सिर्फ उसकी डिज़ायर है फॉर फ्रीडम। और जो टाइटल है हमारे पोयम का उस पर भी ध्यान देना कि अमांडा, ठीक है, जो कि मेन कैरेक्टर है इस पोयम का, बाय रॉबिन क्लेन, एक फीमेल ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं। इतनी ही बातें हैं इस पोयम में स्टूडेंट। आई होप आपको ये कवर हुआ होगा और पसंद भी आया होगा। इसके बाद हम लोग इसका MCQs चैप्टर भी देख लेंगे। एंड आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी कमिंग एग्ज़ाम के लिए। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।